हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि 9th क्लास की सीबीएसई बुक बिहाइव से लिया गया है। तो चलिए इस चैप्टर को पूरा हम हिंदी में समझना चालू करते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो देखिए, ये जो स्टोरी एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है, तो 4 चैप्टर आज हम ये पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर बताया गया कि जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वो उनके पास एक ऐसा ब्यूटीफुल माइंड था जो कि पीस और डेमोक्रेसी के बारे में या ह्यूमैनिटी के बारे में वो सोचा करते थे, लोकतंत्र के बारे में और इन सभी चीज़ों के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि वो एक साइंटिस्ट थे, उसके बाद भी उनके पास ऐसा ब्यूटीफुल माइंड था। तो चलिए आगे हम पढ़ना इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो बिफोर यू रीड सेक्शन में हम पढ़ते हैं, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु इज़ अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जब आप ये वर्ड सुनते हैं जीनियस, तो किसके बारे में आप सोचते हैं और जीनियस कौन होता है और जीनियस के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि अब जो हम पढ़ने वाले वो एक यंग सर्वेंट की, सिविल सर्वेंट के बारे में स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसने क्या किया कि वर्ल्ड के अंदर बहुत ही जल्दी मतलब सफलता को हासिल किया। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया कि 1905 के अंदर समर की ये बात है जब एक 26 ईयर्स ओल्ड जो लड़का था उसने क्या करा कि एक 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर को पब्लिश किया। वो किस बारे में था? अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। तो इन चारों के बारे में वो पेपर्स था, मतलब अपना स्टेटमेंट या ऐसा कुछ उन्होंने दिया होगा, इस बारे में उन्होंने अपना नॉलेज को शेयर किया होगा। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। तो देखिए, यहाँ पर बोला है कि जो उनका जो इन्वेंशन था, साइंटिफिक इन्वेंशन, उसका मतलब उसके लिए उनको कुछ ही पेपर्स लगे थे, है ना, जर्नल के अंदर, साइंटिफिक जर्नल में। मतलब कि जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था उसके अंदर इतना कोई पेजेस लगे नहीं थे, या मतलब उन्होंने अपने काम को कम पेजेस में या कम बातों में उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। बट चेंज्ड फॉर एवर आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि उन्होंने जो काम किया था उससे क्या किया था कि पूरे जो इंटायर कॉस्मोस था, पूरा ब्रह्मांड, और जो अंडरस्टैंडिंग थी स्पेस को लेकर के और टाइम को लेकर के, उन्होंने पूरी चेंज कर दी थी, मतलब जो काम एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। और उसके बाद जो ये आइंस्टीन था, इसको मतलब इसका सिनोनिम भी बना आइंस्टीन, इट मीन्स कि ये जीनियस एक इस तरीके से बोला जाने लगा। अब देखिए आगे क्या होता है। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रेन्स। तो देखिए, यहाँ पर बोला है कि जो उनकी मतलब जो डेथ हुई थी 50 साल बाद भी एल्बर्ट आइंस्टीन की जो जीनियस, मतलब जैसा उनका माइंड था वो जीनियस थे, वो आज भी राज कर रही है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला गया है। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि उनका जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च को हुआ था 1879 में, और जो जर्मन की एक सिटी थी उल्म, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, और ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि वो कोई ग्रेटनेस या महानता का काम करेंगे, ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिल रहा था। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। और इसी के कॉन्ट्रेरी, मतलब चीज़ें इसी के विपरीत थी। उनकी जो मदर थी, जो वो सोचते थे कि जो एल्बर्ट है वो फ्रीक है, मतलब कि ऐसा इंसान जो कि जो अदर चिल्ड्रन होते हैं उनकी तरह से ना तो उनकी तरह ना तो दिखता है, ना उनकी तरह सोचता है, और उनकी तरह बिहेव भी नहीं करता है। टू हर हिज हेड सीम्स टू मच टू लार्ज। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया कि उनके लिए उनकी जो मदर थी वो सोचती थी कि जो इसका हेड है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। अब देखिए आगे क्या होता है। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। तो देखिए, यहाँ पर बोला है कि जब 2.5 ईयर, जब उनकी 2.5 साल की एज थी, है ना, तब भी वो क्या करते थे, wasn't talking, मतलब अच्छे से बात नहीं कर पाते थे। जब उन्होंने मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे जब स्पीक करना सीखा तो वो हर चीज़ को ट्वाइस, मतलब 2 बार रिपीट किया करते थे, अटर किया करते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। तो आइंस्टीन जो थे वो नहीं जानते थे कि अदर चिल्ड्रन के साथ क्या करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। तो उनके जो प्लेमेट्स हुआ करते थे उनको ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाया करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया जो यंगस्टर, मतलब जो आइंस्टीन थे, वो ज़्यादातर समय खुद के साथ ही व्यतीत किया करते थे।
He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maza, he is sad to have said, "Fine, but where are her wheels?" तो देखिए यहाँ पर बोला है कि वो सबसे ज़्यादा स्पेशली मैकेनिकल टॉयज़ को लव क्या करते थे, और अपनी जो उनकी न्यूबॉर्न सिस्टर थी, मतलब जिसका जन्म हुआ था माजा, तो देखिए यहाँ पर उसके बारे में बोलते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, फाइन है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट इसकी जो व्हील्स है वो कहाँ पर है। मतलब वो पाँव को भी व्हील्स की तरह समझते थे, और या हो सकता है कि वो इतनी छोटी थी कि उनको पाँव दिखे नहीं होंगे, तो इस वजह से वो व्हील्स की बात यहाँ पर बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। तो देखिए यहाँ पर जो उनके हेड मास्टर थे, उनके फादर से एक दिन बोलते हैं कि आइंस्टाइन ने जो भी चीज़ें मतलब एज अ प्रोफेशन चूज़ की है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आइंस्टाइन है वो क्या करेंगे, किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो आइंस्टीन थे उन्होंने क्या करा, वायलिन बजाना सीखा जब वो 6 साल के थे। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि उनकी जो मदर थी वो भी चाहती थी कि वो वायलिन सीखे, और फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो एक एमेच्योर वायलिनिस्ट थे, मतलब कि प्रतिभाशाली, गिफ्टेड बोला जाता है मतलब प्रतिभाशाली, जिसके अंदर ये मतलब कि वायलिन बजाने की प्रतिभा हो या उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे, और इस स्किल को वो पूरी थ्रू आउट लाइफ अपनी इसको मैनेज करके या मेंटेन करके रखते हैं, मतलब इस काम को करते ही रहते हैं, उनको इस काम का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो बैड पीपल भी नहीं थे, मतलब कि एक बेकार स्टूडेंट नहीं थे, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट थे, ऐसा बोला गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि वो हाई स्कूल जाया करते थे म्यूनिक के अंदर, और जो आइंस्टाइन की जो फैमिली थी जब वो 15 साल के थे तभी वो छोड़ करके चली गई थी, मूव हो गई थी, कहीं और चली गई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर स्कूल की बात की जा रही है कि जब वो स्कूल जाते थे उन्होंने क्या करा कि अच्छे मार्क्स भी गेन करे हर सब्जेक्ट के अंदर। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो आइंस्टीन थे वो क्या करते थे, उनको जो रेजिमेंटेशन हुआ करते थे, जो डिसिप्लिन वगैरह हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से नफरत किया करते थे, और अक्सर जो है कि वो अपनी जो स्कूल के टीचर्स हुआ करते थे उनसे बहुत ज़्यादा उनके टकराव हुआ करता था। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जब उनकी 15 साल की उम्र थी, जो आइंस्टीन थे जो स्टाइफल्ड पाया, मतलब खुद को बहुत दबा हुआ वो महसूस करते थे स्कूल के अंदर, और फिर उन्होंने क्या करा कि जो स्कूल था फॉर गुड, मतलब अच्छे के लिए उस स्कूल को छोड़ दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। तो देखिए यहाँ पर बोला कि प्रीवियस ईयर जो पिछला साल था उसी वक्त जो एल्बर्ट्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया था कि मिलान में वो चले गए थे, एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज education in German speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया था, इनको अपने रिलेटिव के वहाँ पर छोड़ दिया था, और एक बड़ा सारा लंबा डिस्कशन चला। उसके बाद जो आइंस्टीन थे उनको वापस से अपना मतलब एक विश या इच्छा हुई कि वो अपनी स्टडी को या एजुकेशन को वो जर्मन स्पीकिंग में मतलब कंटिन्यू करें स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जहाँ पर वो पाते हैं कि ये जो सिटी है मतलब जो म्यूनिक है ना, मिलान से बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अब देखिए आगे क्या होता है। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो आइंस्टीन थे वो हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में, मतलब कि प्रतिभाशाली थे, और उनका फिजिक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जब अपनी स्कूल होती है उसको फिनिश करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि जो मतलब यूनिवर्सिटी वो करेंगे, जो कॉलेज करेंगे वो ज्यूरिक में करेंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद अ वोलरस मोस्टेस। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जो उस यंग मैन को या डैशिंग यंग मैन को, जहाँ पर इनकी तारीफ भी यहाँ पर की गई है कि साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इट मीन्स कि वो किसी और चीज़ में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ऐसी बात यहाँ पर बोली गई है। अब देखिए आगे क्या होता है। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature।
तो देखिए यहाँ पर बोला है कि उनका जो स्पेशल इंटरेस्ट था उनकी फेलो स्टूडेंट मतलब उनके साथ में जो लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था मिलेवा मारिक, है ना, तो उसमें भी उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसको वो पाते हैं कि ये जो लड़की है बहुत ज़्यादा क्लेवर क्रिएचर है, मतलब कि उनसे अच्छा दिमाग रखती है या थोड़ी सी होशियार है, ऐसा वो देखते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर मिलेवा को लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि ये जो लड़की थी मिलेवा मारिक थी, ये क्या करती थी, मतलब कि ये स्विट्जरलैंड में आई थी। किस वजह से आई थी ये, क्योंकि जो ज्यूरिख जो यूनिवर्सिटी थी ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी यूरोप के अंदर जो कि वुमेन को भी डिग्री प्रोवाइड कराती थी, है ना। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी मतलब यूरोप में ऐसी थी जो मतलब कि वुमेन्स को डिग्री प्रोवाइड नहीं कराती थी, लेकिन ज्यूरिख जो यूनिवर्सिटी थी स्विट्जरलैंड के अंदर वो ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर वुमेन को भी डिग्रीज मिलती थी, इस वजह से वो यहाँ पर पढ़ने आती है। आइंस्टीन शो इन हर एन अले अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। तो देखिए यहाँ पर बोला है जो आइंस्टीन होते हैं वो देखते हैं इस लड़की के अंदर ना शो इन हर एक अले मतलब एक फ्रेंड देखते हैं या एक एसोसिएट देखते हैं, और एक चीज़ कॉमन इनके बीच में होती है कि ये दोनों किस चीज़ के अगेंस्ट होते हैं, फिलिस्टाइंस होते हैं, मतलब कि ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं जो लिटरेचर और जो म्यूज़िक होता है उसके अगेंस्ट में होते हैं, तो ऐसे लोगों को फिलिस्टाइंस बोला जाता है। तो ये दोनों ही इनके खिलाफ हुआ करते थे, जो कि हो सकता है इनकी फैमिली में भी हुआ करते थे और यूनिवर्सिटी में भी ऐसे लोग थे जिनके ये कॉन्स्टेंटली ऑड्स मतलब इनके विपरीत थे, मतलब कि ये दोनों उनको पसंद नहीं किया करते थे। द कपल फेल इन लव। तो देखिए ये दोनों जो थे एक दूसरे से फेल इन लव मतलब प्यार करने लगते हैं। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि उनके बीच में लेटर से कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर वो अपना अफेक्शन मतलब अपना प्यार बताते हैं, और इसी के साथ जो वर्ड्स होते हैं उसमें वो साइंस को भी मिक्स करते हैं। रोट आइंस्टीन। तो देखिए यहाँ पर जो आइंस्टीन होते हैं वो लिखते हैं हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो देखिए यहाँ पर जो आइंस्टीन होते हैं वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वो हैप्पी और प्राउड फील करेंगे जब दोनों साथ मिल करके मतलब क्या करेंगे, अपना जो वर्क है वो साथ मिल करके जो रिलेटिविटी सापेक्षता सिद्धांत होता है उसके ऊपर मिल करके इस विक्टोरियस कंक्लूजन के ऊपर काम करेंगे। तो इस चीज़ से जो आइंस्टीन उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तो इस बारे में आइंस्टीन यहाँ पर बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जो 1900 मतलब 1900 का जब दशक था तो जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे वो 21 के एज के थे और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे और अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सेक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि फाइनली क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि टीचिंग असिस्टेंट एज ए टीचिंग असिस्टेंट वो काम करते हैं, प्राइवेट लेसन्स वो देते हैं, और फाइनली 1902 के अंदर वो जॉब जो होती है उसको सिक्योर कर लेते हैं एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, है ना, जो कि बर्न में पेटेंट ऑफिस होता है वहाँ पर, जो कि बर्न में था। While he was supposed to be assessing others people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in secret। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो आइंस्टीन थे उनका क्या काम था, असेसिंग करने का, मतलब कि जो अदर पीपल्स के जो इन्वेंशंस होते थे उनकी वो जांच किया करते थे, और इसी के साथ साथ वो क्या करते थे कि सीक्रेट्स के अंदर मतलब अपने खुद के आइडियाज़ को वो मतलब कि डेवलप किया करते थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो उनकी डेस्क ड्रॉअर थी उसको वो जोकिंगली कॉल किया करते थे, मतलब बुलाया करते थे ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। तो इस तरीके से अपनी जो मतलब जिस जगह पर इन्वेंशन का काम किया करते थे तो उस जगह पर वो इस वर्ड को यूज़ किया करते थे कि जो टेबल है वो ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स है। अब देखिए आगे क्या होता है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन्स special theory of relativity according to which time and distance were not absolute। तो देखिए यहाँ पर बोला है जो 1905 का फेमस पेपर था उसके अंदर जो आइंस्टीन थे उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दावा किया गया था अकॉर्डिंग टू विच, किसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि टाइम और जो डिस्टेंस होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी if one of them has been moving very fast relative to the other।
तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर एक 2 परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स होगी तो वो भी क्या करेगी कि सेम टाइम को शो नहीं करेगी। अगर किसी जर्नी के बाद में, है ना, आफ्टर अ जर्नी, अगर किसी जर्नी के बाद उनको साथ में कम टुगेदर, साथ में लाया जाता है ना, तो यहाँ पर बताया गया है कि कहीं ना कहीं अगर एक जो घड़ी है वो दूसरी घड़ी से ज़्यादा फास्ट चल रही होगी, लेकिन फिर भी क्या होगा कि वो सेम टाइम को और सेम डिस्टेंस को, अगर मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा तो भी वो सेम टाइम को नहीं बताएगी। इस तरीके से बोलते हैं कि टाइम और डिस्टेंस जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। ये जो फॉर्मूला था इसने डिस्क्राइब किया रिलेशन, है ना, बिटवीन किसके, मास और एनर्जी के बीच में। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो ये है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि इस इक्वेशन के अंदर जो E है वो किसके लिए बताया गया, एनर्जी के लिए, m जो है वो मास के लिए, और जो c है वो स्पीड के लिए, जो लाइट की स्पीड है उसके लिए यहाँ पर इसको बताया गया है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या बोलते हैं जो आइंस्टीन है, बोलते हैं व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes, व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes इट सीम्स लाइक 2 hours, दैट्स रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टीन। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जब आप किसी खूबसूरत लड़की के साथ में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे अगर आप बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं, लेकिन अगर किसी हॉट स्टोव के ऊपर अगर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए भी बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे 2 घंटे हो गए हों आपको। तो ये एक रिलेटिविटी, ऐसा वो एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो क्या कर रहे थे कि मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को फिजिक्स की सॉल्व कर रहे थे, और इसी बीच क्या तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ होती है अनरेवलिंग होना चालू हो जाती है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो फेल होना चालू हो जाती है, क्योंकि जो एल्बर्ट थे वो चाहते थे कि मिलेवा से मैरिज करे आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। बट जो उनकी मदर थी इस चीज़ के खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। तो देखिए यहाँ पर जो उनकी मदर थी वो सोचती थी मिलेवा के बारे में कि ये इससे 3 साल बड़ी है ना, और कहीं ना कहीं इसके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं होगी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस। और देखिए यहाँ पर जो मिलेवा की इंटेलिजेंस थी उससे भी उनकी जो मदर थी वो परेशान रहा करती थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। तो देखिए यहाँ पर जो एल्बर्ट आइंस्टीन की जो मदर थी वो बोलती थी कि उसके पास तुम्हारे जैसी बुक भी, मतलब उसने भी तुम्हारी तरह एक बुक लिखी हुई है ना, और उनकी जो मदर थी वो बोलती थी आइंस्टीन से कि ये जो वेडिंग है उसको पुट ऑफ कर दो, मतलब कि इस वेडिंग को करने के वो अगेंस्ट में थी। अब देखिए आगे क्या होता है। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जो दोनों जोड़े थे उन्होंने 1903 के अंदर शादी कर ली जनवरी के अंदर, और उसी से उनको 2 बच्चे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फ्यू ईयर्स लेटर मतलब कुछ सालों बाद ही जो उनकी मैरिज थी, जो शादी थी, वो फॉल्टर होना चालू हो गई, मतलब कि वीक होना चालू हो गई। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। तो इसी बीच जो मिलेवा थी वो क्या कर रही थी, अपनी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन जो थी उसको लूज करती जा रही थी, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द couple finally divorced in 1990. Einstein married his cousin Elsa the same year. तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइट, मतलब लगातार फाइट होने के बाद में 1919 के अंदर जो मतलब जो कपल थे उन्होंने डाइवोर्स ले लिया था, है ना, और जो आइंस्टीन थे उन्होंने सेम ईयर अपनी जो कजिन थी उस एल्सा उससे उन्होंने शादी कर ली थी। अब देखिए आगे क्या होता है। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेंट विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि उनका जो नया पर्सनल चैप्टर चालू होता है, मतलब जब उनकी नई नई शादी, मतलब दोबारा से शादी होती है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड फेम, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर वो फेमस होना चालू हो जाते हैं, और उनके मतलब जीवन में वर्ल्ड फेम होने का उदय हो जाता है। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेटिविटी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि 1915 के अंदर उन्होंने क्या किया था कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था, जो कि एक इंटरप्रिटेशन को प्रोवाइड करती है ग्रेविटी के बारे में। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट।
तो देखिए यहाँ पर जो सन एक्लिप्स हुआ था है ना 1919 में, मतलब सूर्य ग्रहण लगा था, तो ये एक ऐसा प्रूफ लेकर के आता है कि जो आइंस्टीन ने 1915 के अंदर जो पब्लिश किया था ना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो आइंस्टीन थे उन्होंने पहले ही करेक्टली कैलकुलेट कर लिया था एडवांस में ही कि अगर एक जो फिक्स्ड स्टार है उसकी जो लाइट होगी वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्टेड होगी, है ना, कहाँ से, सन्स की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, मतलब डिफ्लेक्टेड मतलब अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। तो जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने इस बात का दावा किया था कि जो उनका वर्क है वो साइंटिफिक रिवोल्यूशन है, मतलब एक साइंस की फील्ड में क्रांति है। इस तरीके से ये दावा किया गया था। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। ही वॉज शॉवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय प्रेस। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आइंस्टीन थे उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 में, और उसी के साथ साथ बताया गया कि उनको मतलब सम्मान दिया गया था, और ऑल ओवर द वर्ल्ड से उनको इनविटेशन भी आए थे, और उनके जो काम था उसकी सराहना भी प्रेस द्वारा की गई थी। अब देखिए आगे क्या होता है। व्हेन द नाजी केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जब 1933 के अंदर नाजीज मतलब जो एडोल्फ हिटलर की पार्टी थी वो पावर में आ गई थी, तो आइंस्टीन जो थे वो उन्होंने क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट्स मतलब वो शिफ्ट हो चुके थे। 5 years लेटर, तो देखिए यहाँ पर 5 साल बाद की बात की गई है। द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जब 5 साल बाद न्यूक्लियर फिशन मतलब कि परमाणु बम की जब खोज की गई थी, तो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे मतलब जो साइंटिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा, है ना, इन एन अप्रोर मतलब कि बहुत ज़्यादा वो दुखी थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड। तो देखिए यहाँ पर बताया कि बहुत सारे जो मतलब जो साइंटिस्ट थे वो क्या होते हैं, भागे हुए थे, है ना, फेसिज्म से, मतलब जो इटली का कुछ संवाद हुआ था तो उस चीज़ से वो मतलब कि कुछ विवाद या ऐसी कोई चीज़ हुई थी तो वहाँ से वो भाग करके आए थे, जैसा कि आइंस्टीन ने भी किया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम। तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि जो नाजीज है वो क्या करेंगे कि ऐसी पावर को बिल्ड करेंगे और उसका यूज़ कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ कॉलेग, आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट on 2 August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territories। तो देखिए यहाँ पर बताया कि उनके जो कॉलीग्स होते हैं उनके रिक्वेस्ट करने पर जो आइंस्टीन होते हैं वो क्या करते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको क्या करते हैं 2 अगस्त 1939 के अंदर एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो वार्न करते हैं कि इस तरह का अगर सिंगल बॉम्ब भी अगर एक्सप्लोड किया जाए या उसका विस्फोट किया जाए, अगर किसी पोर्ट पर उसको डाला जाता है तो ये क्या करेगा कि ये ना सिर्फ पूरे पोर्ट को तबाह करेगा बल्कि इसके आसपास वाली जो सराउंडिंग टेरिटरीज है उसको भी ये नुकसान पहुंचा देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो उनके वर्ड्स थे इसका मतलब असर हुआ, कहीं ना कहीं ये फेल नहीं हुआ और इसका एक इफेक्ट पड़ा। एंड अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। और यहाँ पर वो क्या करते हैं, जो अमेरिकन्स होते हैं वो अपना सीक्रेटली एटॉमिक बॉम्ब जो होता है उसको डेवलप करते हैं एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और ये लोग क्या करते हैं कि जो जापानीज सिटी होती है हिरोशिमा और नागासाकी, इसके अंदर अगस्त के अंदर 1945 में ये जो एटॉमिक बम होते हैं बना करके ड्रॉप कर देते हैं और डाल देते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो आइंस्टीन होते हैं वो इस चीज़ से मतलब ये जो हादसा होता है उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो होता है इससे बहुत ज़्यादा शेकन मतलब हिल जाते हैं अंदर ही अंदर। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। और इस टाइम वो क्या करते हैं, पब्लिक मैसिव मतलब एक लेटर जो ऑफिशियल होता है वो यूनाइटेड नेशंस को लिखते हैं। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इसके अंदर वो मतलब इस चीज़ की अपील करते हैं कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का ढांचा बनाया जाना चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट,
और वो मतलब जो रूजवेल्ट का लेटर होता है उसके विपरीत ये काम करते हैं। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और इसके ये जो लेटर लिखते हैं इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, agitating for an end up to the arms, building up and using his popularity to campaign for peace and democracy। तो देखिए यहाँ पर बताया कि पहले तो उनकी बातों को कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, बट नेक्स्ट डिकेड में क्या होता है कि जो आइंस्टीन होते हैं उनका जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और वो एजिटेटिंग करना पसंद करते हैं, मतलब आंदोलन करते हैं किस चीज़ के लिए, एंड अप टू द आर्म्स, बिल्डिंग अप, मतलब होता है कि जो हथियार बनाए जा रहे हैं जिन देशों द्वारा उसके ऊपर रोक लगाई जाए, और अपनी पॉपुलैरिटी को कैंपेन में यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। अब देखा कि क्या होता है, व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जब उनकी डेथ होती है 1955 में, जब 76 की एज उनकी होती है, तो उनको ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड विजनरी के रूप में। ऐसा विजनरी इंसान जो फ्यूचर को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है, और एज मच एज साइंटिफिक जीनियस के रूप में भी उनको मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ तक की ये स्टोरी थी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।